वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ऑफ 2005 वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2.1, जिसमें हमें उन्होंने पूछा है वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिसिंग द टारगेट एक्चुअली एट द बर्ड। यानी कि हमारे पास अगर कोई शिकारी है यानी कि हंटर है, वो अगर बिल्कुल परिंदे के ऊपर निशाना बांधता है अपना, तो उसका जो निशाना है वो मिस क्यों हो जाता है और वो वो जो बुलेट है वो बर्ड के ऊपर जाके क्यों नहीं लगती, और वो जो उसका जो एम है वो मिस हो जाता है और जो परिंदा है वो उड़ जाता है, उसकी क्या वजह है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास ये फायर है यानी कि ये हमारे पास शिकारी ने बुलेट से फायर निकाला है और उसका जो निशाना बांधा है वो सीधा बर्ड के ऊपर बांधा है, सीधा बर्ड के ऊपर बांधा है। तो ये जो फायर हुआ है यानी कि ये जो बुलेट होगी, इसको हम लोग बुलेट लिख लेते हैं। बुलेट वो जब सीधा जो है हंटर ने बर्ड के ऊपर निशाना बांधा है, तो जब वो बुलेट फायर होगी वो एज अ प्रोजेक्टाइल फायर होगी और वो आगे आगे जाती जाती नीचे हिट कर जाएगी, बर्ड के ऊपर हिट नहीं करेगी, क्योंकि उस बुलेट के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बुलेट को नीचे की तरफ पुल करवा देगी और बुलेट जो है वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी और बुलेट जो है वो एक एज अ प्रोजेक्टाइल भी मूव करेगी। इस वजह से जब एक हंटर है वो बर्ड के ऊपर निशाना बांधता है यानी कि एग्जैक्टली बर्ड के ऊपर ही निशाना बांधता है, तो वो जो है उसका जो टारगेट है वो मिस हो जाता है। लेकिन अगर यानी कि बर्ड जो है वो नीचे है, ये हमारे पास बर्ड है और ये हमारे पास जो है बुलेट है जो कि हंटर ने फायर की है, तो जब हंटर जो है वो अपने टारगेट से थोड़ा सा ऊपर निशाना बांधता है, यानी कि उसका टारगेट तो परिंदा है, बर्ड है, वो अपना थोड़ा सा निशाना ऊपर बांधता है, तो जब वो वहाँ से बुलेट फायर करता है तो वो नीचे आती 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 उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो वो आके बर्ड को हिट कर जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो टारगेट है वो मिस नहीं होगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है इसके आंसर में। चैप्टर नंबर 2 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जिसका 2.1 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। तो स्टूडेंट, जब भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसका सबसे पहले आंसर की हेडिंग देख के एक दो लाइन में उसका जो है वो मेन आंसर लिख देना है, बाद में एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाकर वो मेन आंसर एक्सप्लेन करना है। तो आंसर हमारे पास जो 2.1 का जो है वो उसका ये हुआ कि हंटर मिसेस द टारगेट व्हेन एमिंग एग्जैक्टली एट द बर्ड ड्यू टू डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द बुलेट। यानी कि जब हंटर जो है वो एग्जैक्टली एम करता है बुलेट को बर्ड के ऊपर, तो वो बुलेट जो है वो डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव कर जाती है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, अपनी फ्लाइट की वजह से, जिसकी वजह से हंटर जो है वो अपना टारगेट मिस करता है। तो यही चीज़ हम लोगों ने नीचे एक्सप्लेन कर देनी है। मैंने बुलेट इज़ फायर, इट एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल। यानी कि जब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बुलेट है, ठीक है, ये हमारे पास बर्ड है। जब हंटर जो है वो एग्जैक्टली बर्ड के ऊपर एम करता है, तो जब बुलेट अब फायर होती है वो प्रोजेक्टाइल के तौर पर मूव करती है और वो कर्व्ड पाथ फॉलो करती है। इट एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल एंड इमीडिएटली एक्सपीरियंस डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस काजेज द बुलेट्स टू फॉलो अ कर्व्ड पाथ। यानी कि बुलेट जो है वो प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट करती है, उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो वो जिसकी वजह से बुलेट जो है वो नीचे मूव कर जाती है, ठीक है। बुलेट जो है वो नीचे मूव कर जाती है, बर्ड के साथ नहीं लगती, बर्ड के ऊपर नहीं लगती, और बुलेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव कर जाती है और फिर वो कर्व्ड पाथ फॉलो करती है। लेकिन जब हम लोग जो है वो बुलेट को, यानी कि हमारे पास जो एम है,
यानी कि हमारे पास ये बुलेट है और ये हमारे पास बर्ड है, ठीक है। जब हम लोग बर्ड से थोड़ा सा ऊपर निशाना बांधते हैं अबव द बर्ड, तो फिर वो बुलेट जो है फायर की है वो तो प्रोजेक्टाइल के तौर पर उसने जो है एक्ट करना ही है और कर्व्ड पाथ जो है फॉलो करना ही है। तो वो बुलेट जब हम लोगों ने बर्ड से ऊपर जो है वो अपना निशाना बांधा, तो बुलेट ऐसे फायर होती 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 जो कर्व्ड पाथ फॉलो करती हुई बर्ड के ऊपर आकर लग गई और हमारा जो टारगेट फिर मिस नहीं हुआ। तो यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। मैंने बुलेट इज फायर डिटेक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल एंड इमीडिएटली एक्सपीरियंस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस causes the bird to follow a curved path, causes the bullet to follow a curved path. If a hunter aim exactly above at the bird, the bullet drop below द टारगेट बिफोर रीचिंग इट। जो अगर हमारे पास जो हंटर है वो बिल्कुल ही बर्ड के ऊपर निशाना बांधेगा तो हमारे पास जो बुलेट होगी वो नीचे गिर जाएगी, यानी कि ड्रॉप बिलो बिफोर रीचिंग इट। टारगेट तक पहुंचने से पहले, यानी कि बर्ड तक पहुंचने से पहले ही वो नीचे पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। देयरफॉर टू हिट द बर्ड एक्यूरेटली, इस वजह से हम लोगों ने अगर बर्ड को एक्यूरेटली हिट करना है तो हम लोगों को जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इफेक्ट ऑफ जो है ग्रेविटी को, उसको कंपनसेट करना होगा। कंपनसेट कैसे करना होगा, क्या कि हमारे पास जो बुलेट को हम लोगों ने बर्ड के थोड़ा सा ऊपर से फायर करना होगा, यानी कि जहाँ पर बर्ड होगा उसके ऊपर से हम लोगों को निशाना बांधना होगा, ताकि जो हमारे पास जो बुलेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसके ऊपर एक्ट करे और उसका इफेक्ट जो है कंपनसेट हो, हमारा टारगेट जो है मिस ना हो। Therefore, to hit the bird accurately, the hunter must aim slightly above to compensate for the effect of gravity. 2.2 नेक्स्ट जो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास, अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड, यानी कि अगर हमारे पास एक आदमी है वो रेत के टेले पर गिर जाता है, डज नॉट हर्ट मोर, वो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता, मोर एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। और जब एक दूसरा आदमी है जब वो कंक्रीट फ्लोर यानी कि पत्थरों के फ्लोर के ऊपर गिर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। एक आदमी अगर हम जो देखें वो रेत के टेले पे गिरा है उसको इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, एक आदमी जो है कंक्रीट फ्लोर के ऊपर गिरा है उसको ज़्यादा चोट आई है। उसकी वजह क्या है? तो स्टूडेंट जब आप देखें एक आदमी जब हीप ऑफ सैंड यानी कि रेत के टेले के ऊपर गिरेगा, वो रेत का जो टेला है वो जो सैंड होगी वो नीचे की तरफ दब जाएगी, तो जो हमारे पास जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा वहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे पास जब एक आदमी जो है वो कंक्रीट फ्लोर के ऊपर गिरेगा तो कंक्रीट फ्लोर पत्थर तो नहीं नीचे की तरफ दबेंगे ना, तो वहाँ पर टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा। हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम का जो फार्मूला था वो पढ़ा था, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। यानी कि हमारे पास जब एक पर्सन जो है वो रेत की टीले के ऊपर गिरता है, रेत जो है वो नीचे की तरफ दब जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है और फोर्स हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स और टाइम इम्पैक्ट एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से वो इंसान जो रेत की टीले के ऊपर गिरता है वो उसको इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन जब एक इंसान जो है वो कंक्रीट फ्लोर के ऊपर गिरता है तो हमारे पास जो वहाँ पर टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा वो कम होगा और फोर्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से वो पर्सन जो कि कंक्रीट फ्लोर के ऊपर गिरेगा वो हमारे पास उसको जो चोट है वो ज़्यादा लगेगी। तो यही चीज़ हम लोगों ने अब इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देनी है। मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को हल करते वक्त आप लोगों ने सबसे पहले 3-4 लाइंस में उसका मेन आंसर लिखना है, बाद में उसको एक्सप्लेन करना है। तो 2.2 का जो हमारे पास सबसे मेन आंसर है वो ये है हमारे पास, पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड डज नॉट हर्ट मोर, क्योंकि जब एक पर्सन जो है रेत के टेले पे गिरता है तो वो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता, बिकॉज सैंड इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि सैंड नीचे की तरफ दब जाती है, इस वजह से हमारे पास जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, विच रिड्यूस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर्सन। तो वो इस वजह से वो उस फोर्स को जो कि पर्सन एक्सपीरियंस करता है वो कम हो जाती है। उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लिखी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इन टर्म ऑफ मोमेंटम वो है हमारे पास एफ इज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। यानी कि हमारे पास अगर पर्सन रेत के टेले के ऊपर गिरा है उसका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होने की वजह से फोर्स उसने एक्सपीरियंस की है वो कम हो गई है, इस वजह से वो ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर पर्सन जो है कंक्रीट फ्लोर के ऊपर गिरा है वहाँ पर कंक्रीट फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ नहीं दबे, इस वजह से टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो कम हुआ है, फोर्स ज़्यादा हुई है, इस वजह से उस पर्सन को इंजरीज के ज़्यादा चांसेस हैं। व्हेन अ पर्सन फॉलिंग और फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड द टाइम ऑफ कोलिजन यानी कि डेल टी जो है इज इंक्रीज ड्यू टू सॉफ्ट सरफेस
सॉफ्ट होने की वजह से जो टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया, सो फोर्स बिकम स्मॉलर, इस वजह से जो फोर्स जो है वो स्मॉल होगी। इन कंट्रास्ट अ कंक्रीट फ्लोर, यानी कि हमारे पास जो पत्थरों का फ्लोर है, इफेक्ट ऑफर ऑलमोस्ट नो कंप्रेशन, उसके ऊपर कोई कंप्रेशन नहीं होगी, यानी कि वो नीचे की तरफ नहीं दबेगा, रिजल्टिंग अ वेरी शॉर्ट इम्पैक्ट टाइम, यानी कि इस वजह से जो हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ टाइम होगा वो शॉर्ट होगा। एंड हिंस अ वेरी लार्ज फोर्स काजिंग मोर इंजरी, और फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इंजरी फेस करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो 2.3 क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि स्टेट द कंडीशंस अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन एयर, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो बर्ड जो है वो हवा में उड़ सकता है। तो बर्ड जो है तभी हवा में उड़ सकता है जब वो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो बैलेंस होती है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे खींचने की कोशिश करती है। तो जब हमारे पास परिंदा ऊपर की तरफ उड़ता है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है, परिंदा ऊपर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। तो ऊपर उड़ने के लिए परिंदे को फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर भी ओवरकम करना चाहिए होना। और हमारे पास जब परिंदा आगे की तरफ उड़ता है तो हमारे पास वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो परिंदे को रोकने की कोशिश करती है। परिंदा जब हवा में आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि फॉरवर्ड मूव करता है, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी लगती है। तो परिंदे को हवा में मूव करने के लिए उस एयर रेजिस्टेंस को भी बैलेंस करना होगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रही है उसको भी बैलेंस करना होगा। स्टूडेंट, जब परिंदा जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगी, तो परिंदा जो है वो अपनी जो विंग्स होंगे, यानी कि हमारे पास जब परिंदा ऊपर उड़ रहा है वो आगे की तरफ वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है, तो वो जो परिंदा जो है वो एयर को बैकवर्ड पुश करेगा, यानी कि वो एक्शन फोर्स के तौर पर उसको बैकवर्ड पुश करेगा और रिएक्शन फोर्स के तौर पर वो अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन की रिएक्शन फोर्स होगी। तो जब परिंदा आगे यानी कि एयर को बैकवर्ड पुश करेगा तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा, और अगर एयर को डाउनवर्ड मूव पुश कर रहा है क्योंकि फिर वो अपवर्ड मूव करेगा, और एयर को डाउनवर्ड पुश करके वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम कर लेगा, और एयर को बैकवर्ड पुश करके वो एयर रेजिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लगती है उसको ओवरकम कर लेगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने एक्सप्लेन कर देनी है इंग्लिश में। आंसर इसका ये होगा कि बर्ड्स फ्लाइज व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, यानी कि जब जो फोर्सेस होती हैं जो बर्ड के ऊपर लग रही हैं, यानी कि एयर रेजिस्टेंस है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जब वो बैलेंस होती हैं तभी जो बर्ड जो है वो फ्लाई कर सकता है एयर में। बर्ड फ्लाइज व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या होगी, व्हेन अ बर्ड टू फ्लाई टू कंडीशन मस्ट बी बैट, उसको दो कंडीशंस जो है वो फेस करनी होगी, दो कंडीशन से मिलना पड़ेगा। सबसे पहली जो है हमारे पास है लिफ्ट इक्वल्स वेट, यानी कि जो पहली कंडीशन है, यानी कि अपवर्ड लिफ्ट फोर्स जनरेटेड बाय द विंग्स ऑफ बर्ड, यानी कि विंग जो है जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा परिंदा ऊपर जाने के लिए, यानी विंग्स को अपवर्ड फोर्स देगा, अपवर्ड फोर्स जनरेट करेगा जो अपने विंग्स से, वो डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर देगा। मस्ट बैलेंस द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो ग्रेविटी जो कि परिंदों को नीचे खींच रही है। दिस कीप्स द बर्ड एट अ कांस्टेंट हाइट, इसकी वजह से जो बर्ड जो है वो एक कांस्टेंट हाइट पे रह सकता है। जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास वह है थर्स्ट इक्वल ड्रैग, यानी कि अगर परिंदे ने आगे की तरफ मूव करना है, हवा में आसमान में परिंदा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना चाहता है, इसकी वजह से उसको जो अपनी विंग्स को उसने जो फोर्स जनरेटेड करनी है वो बैकवर्ड फोर्सेस होंगे। जो बैकवर्ड फोर्सेस जब वो अपने विंग्स से जनरेट करेगा तो वो उस बैकवर्ड फोर्स जनरेट करेगा अपनी विंग से, उसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव कर सकेगा। तो थर्स्ट इक्वल ड्रैग द फॉरवर्ड थ्रस्ट फॉर फ्लैपिंग विंग्स मस्ट ओवरकम एयर रेजिस्टेंस टू मेंटेन स्टेडी मोशन, जिसकी वजह से वो एयर रेजिस्टेंस पर ओवरकम कर लेगा और वो स्टेडी मोशन में मूव करेगा। जो कंडीशंस हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन की हैं, लिफ्ट इक्वल्स वेट और थर्स्ट इक्वल्स ड्रैग, ये दीज कंडीशंस जो है वो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ ने एक्सप्लेन की हैं। यानी कि अगर परिंदा जो है देखें स्टेडी मोशन में है, यानी कि मूव कर रहा है
अगर परिंदा स्टेडी मोशन यानी कि फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने विंग से जो फोर्स जनरेट करता है वो बैकवर्ड होती है। बैकवर्ड फोर्स जो है एक्शन फोर्स होती है, जिसकी रिएक्शन फोर्स जो है वो फॉरवर्ड फोर्स होती है। ठीक है, और हमारे पास अगर परिंदा जो कांस्टेंट हाइट पर रहने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने विंग से जो है अपवर्ड फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम कर लेता है। तो यानी कि हमारे पास हर एक्शन और की रिएक्शन फोर्स होती है। परिंदे ने अगर स्टेडी मोशन में रहना है तो वो अपने विंग से जो है वो बैकवर्ड फोर्स जनरेट करेगा, जो कि एक्शन फोर्स होगी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड मूव करेगा, जो कि रिएक्शन फोर्स होगी। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। और हमारे पास अगर परिंदा जो है वो कांस्टेंट हाइट पर रहना चाहता है, यानी कि ये हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं कि बॉडी जो है वो तब तक मोशन में रहती है, ये रेस्ट में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहती। तो हम लोग कह सकते हैं दिस कंडीशंस आर एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कंडीशन जो है हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। दिस कंडीशंस आर एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कैन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट हाइट, के ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट हाइट पे मूव करता है व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जब फोर्सेस जो है बैलेंस होती हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दी बर्ड पुशेस एयर डाउनवर्ड, बर्ड जो है वो एयर को डाउनवर्ड पुश करता है जिस वजह से वो अपवर्ड मूव करता है, एंड बैकवर्ड पुश करता है जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करता है। अक्सर स्टूडेंट्स लिखते वक्त जो है वो यहाँ पर डाउनवर्ड और बैकवर्ड लिख लेते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड और अपवर्ड लिख लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से लिखना है, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो एग्जामिनर कहेगा ये कैसा स्टूडेंट है, इसने तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 2.4 वो ये है हमारे पास, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल। यानी कि अगर हमारे पास एक व्हीकल है जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, तब उस व्हीकल का सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक व्हीकल है उसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, तब उसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। और जब हमारे पास एक व्हीकल है उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब उसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास अगर वेलोसिटी ज़ीरो है यानी कि बॉडी की वेलोसिटी नहीं है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है यानी कि बॉडी का जो यानी कि व्हीकल का इंजन है, कार का जो इंजन है वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब हम लोग बॉडी रेस्ट पे है हम लोग उसको चलाने लगते हैं तो तब उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है। बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट होने लगती है तब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं तो उसका इंजन जो है वो फोर्स लगाता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जब बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होने लगती है तब उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि कार का जो व्हीकल का जो इंजन है वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होता है। तो दूसरा हमारे पास जो केस है वो ये है, हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। यानी कि अब अगर हमारे पास एक बॉडी है वो एक फ्रिक्शनलेस रोड पे मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, ज़ीरो नहीं होगी लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। लेकिन जब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होंगे। अब देखिए हमारे पास एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही है, तो उस कि अगर हमारे पास अगर एक बॉडी है वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो बॉडी जो सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंटेनियल होगी, यानी कि वो ऐसे टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू दी सर्कल होगी उसकी वेलोसिटी, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट पे लाइक करेगी, हर पॉइंट पे चेंज होगी उसकी वेलोसिटी। लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रल टू दी सर्कल होगा, सेंट्रल होगा, उसका एक्सेलरेशन सेंट्रल होगा यानी कि रेडियल होगा। तो अब देखें यही हमारे पास वेलोसिटी जो है वो हमारे पास टेंजेंटेनियल है, यानी कि सर्कल वो बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंटेनियल है यानी कि ऐसे है, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो सेंटर टू दी सर्कल है यानी कि रेडियल है। तो अब देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन पे और जो हमारे पास वेलोसिटी की में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, तो हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही चीज़ हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं।
पहला केस था हमारे पास, वो ये था कि वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। तो ये ऐसा तब होता है व्हेन व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखें इस एक लाइन में हम लोगों ने इसका जो है मेन आंसर लिख दिया। और अब हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, ऐसा क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे एट अ मोमेंट द व्हीकल स्टार्ट मूविंग, उस मोमेंट पे जब व्हीकल जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन अ फोर्स इज़ अप्लाइड, जो फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है, यानी कि इंजन जो है फोर्स अप्लाई करता है क्योंकि व्हीकल को स्टार्ट करना होता है, इसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। दैट काजेज इज़ टू गेन स्पीड, और नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन की वजह से ही वो जो व्हीकल है वो स्पीड गेन कर देती है। So since a force is applied, engine force, so there is no zero acceleration that causes is to gain speed। जो दूसरा केस है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन तो हमारे पास ज़ीरो है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो व्हेन व्हीकल इज़ मूविंग कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब हमारे पास अगर कोई भी व्हीकल है वो फ्रिक्शन लेस रोड पर जो है वो स्मूथली मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल होता है। लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। वेलोसिटी ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसकी वेलोसिटी होगी लेकिन कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी। तो इसके एक्सप्रेशन में यहाँ लिखेंगे कि हम लोग इसका आंसर लिखेंगे व्हेन व्हीकल इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे व्हेन व्हीकल इज़ मूविंग विद एट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि व्हीकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट फ्रिक्शनलेस रोड। एक सीधे फ्रिक्शनलेस रोड के ऊपर व्हीकल जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा बिकॉज देर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल ही होता है। ऐसे है हमारे पास के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखें हमारे पास अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसकी वो बॉडी जो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसका जो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंटेनियल होगी। टेंजेंट का मतलब है सिंगल पॉइंट, यानी कि वन पॉइंट ऑन सर्कल, उसकी वेलोसिटी टेंजेंटेनियल होगी, यानी कि ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी उसकी वेलोसिटी, तो यानी कि इस तरफ होगी, टेंजेंटेनियल होगी। और एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल होगा, रेडियल यानी कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे होंगे उसको, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो रेडियल होगा। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है जो कि टेंजेंटेनियल है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंटेनियल होती है और एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल होता है। इसी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यही चीज़ हम लोग नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने हाफ सर्कल लिया है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कल, यानी कि अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल के अलोंग मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। दिस वेलोसिटी द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू दी सर्कल, जो वेलोसिटी जो है वेक्टर जो है वो टेंजेंट होता है सर्कल का। वाइल द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर, यानी कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर होता है वो सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेक्टर पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास जो है वेक्टर एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इन दिस केस। बट जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन ऐसे होती है कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास जो इस एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल होता है, इस वजह से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है, यानी कि एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लास्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है हमारे पास 2.5। डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या होती है, एक पैराबोलिक पाथ है, यानी कि ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ से हम लोगों ने कोई भी
प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो ये उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा और ये पॉइंट वो होगा जहाँ पे वो उस प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया है। तो उस प्रोजेक्टाइल ने जितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो उसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड तक जहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर की है वो उस प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी। तो स्टूडेंट्स जब अब देखें ये यहाँ से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, वो जो अपनी उस मैक्सिमम हाइट जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इतनी ज़्यादा अटेन नहीं कर पाएगा, यानी कि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा बल्कि कम नीचे थोड़ा ऊपर जाएगा, उसकी हाइट जो है कम हो जाएगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर लग रही होगी। इसी तरह उसकी जो रेंज जो है वो भी कम हो जाएगी। रेंज हमारे पास क्या होगा कि जो डिस्टेंस कवर किया उसने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड तक, वो हमारे पास जो है वो रेंज होगी। तो अब देखें हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे मूव कर रहा है जिसकी वजह से आगे जो है वो आगे की तरफ उसको ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है, और वो अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थोड़ी दूर जाकर ही पॉइंट ऑफ वेयर इट हिट्स द ग्राउंड तक पहुंच गया है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रेंज है वो भी एयर रेजिस्टेंस की वजह से कम हो चुकी है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज बोथ द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट होती है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो कम हो जाती है। मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या होती है कि एक प्रोजेक्टाइल ने जितनी भी मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो हमारे पास उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यानी कि आप देखें यहाँ से हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। तो इस प्रोजेक्टाइल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी। मैक्सिमम हाइट अटेन करके वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर गिर गया है, लेकिन जब वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये जो हमारे पास वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन नहीं कर सकेगा प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगी, यानी कि एयर रेजिस्टेंस लगेगी। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगी प्रोजेक्टाइल के ऊपर, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं कर सकेगा, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वजह से जो हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मैक्सिमम हाइट तक नहीं जा सकेगा बल्कि उस कम हाइट तक ही जा सकेगा और नीचे गिर जाएगा। तो रेंज जो होती है यानी कि यहाँ से वो पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, वो पॉइंट जहाँ से वो ग्राउंड के साथ हिट हुआ है वो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ से जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर लगेगी, यहाँ से एयर रेजिस्टेंस लगेगी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस लगेगी तो वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट तक जहाँ पर वो ग्राउंड के साथ हिट करता है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस वजह से जो हाइट है और एयर रेजिस्टेंस है, और हाइट है और जो हमारे पास रेंज है वो दोनों ही जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाती हैं। तो हम लोग इसके आंसर मेन आंसर की लाइंस में जो हम लोग यही लिखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज बोथ द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिर हम लोग यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इफेक्ट्स ऑन मैक्सिमम हाइट, यानी कि जो फार्मूला है मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा है, सॉरी मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर रेंज नहीं है, यहाँ पर है मैक्सिमम हाइट, इफेक्ट्स ऑन मैक्सिमम हाइट। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है h=vi²sin²θ/2g। लेकिन एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में वो जो प्रोजेक्टाइल होता है वो ज़्यादा हाइट पर पहुंच ही नहीं सकता। इसकी वजह से जो उसकी अपवर्ड वेलोसिटी होती है यानी कि vi sin θ वो रिड्यूस हो जाती है ड्रैग की वजह से, यानी कि जो हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो ड्रैग कर जाता है प्रोजेक्टाइल की हाइट को। सो एज अ रिज़ल्ट जो वैल्यू ऑफ एच है यानी कि वो बिकम स्मॉलर, एच की वैल्यू जो हमारे पास स्मॉल हो जाती है, सो द प्रोजेक्टाइल रीच इज़ अ लोअर हाइट, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल जो है वो लोअर हाइट
अटेन कर सकता है। तो दूसरा हमारे पास है इफेक्ट ऑन रेंज। रेंज के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, यानी कि रेंज हमारे पास वो होती है जो वो पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और वो पॉइंट जहाँ पर उसने जाके ग्राउंड को हिट किया है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो रेंज होगी। रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है R=VI इसके साइन 2θ/g होता है। एयर रेजिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है हमारे पास VI cos θ उसको रिड्यूस कर जाता है, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस द ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। दिस लीड्स टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेंज, जिस वजह से हमारे पास जो रेंज की वैल्यू होती है वो स्मॉलर हो जाती है। सो द रेंज बिकम शॉर्टर, जिसकी वजह से रेंज हमारे पास जो है वो शॉर्टर हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के तौर पर भी पेपर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आप लोग कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हो, फिर आप लोग टेंशन में बैठे होते हो एग्जाम्स हॉल में कि अब क्या होगा, हम लोगों ने तो भाई ये पढ़ा ही नहीं है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना। रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेपर्स में ज़रूर आते हैं चैप्टर नंबर 2 में से। और ये जो 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाने हैं ये बहुत ही बेसिक्स हैं और हमेशा ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं पेपर्स में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनको अपने नोट्स में नोट कर लेना है और इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बल्कि इनको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास वाई स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स आर नाउन एज डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट्स को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, अगर हमने उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको जो है वो डॉट से डिनोट करवाते हैं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से डिनोट करवाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि हम लोग वेक्टर उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको क्रॉस से डिनोट करवा रहे हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। यानी कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हैं, यानी कि हमारे पास अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जब वो दोनों आपस में एंगल थीटा बनाते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। हाँ, यानी कि हम लोग उसके स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर ए है फिर हमारे पास वेक्टर बी है, वो आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हम लोग कैसे लिख सकेंगे कि हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी = AB cos थीटा। यानी कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम लोग डॉट से डिनोट करवाएंगे, तो इसलिए हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इज डिनोटेड बाय डॉट नाउन एज वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स। यानी कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके दरमियान हम लोग जो प्रोडक्ट होता है उसको डॉट से डिनोट करवाते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, जब क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट से डिनोट करवाते हैं। सो इट इज़ नाउन एज डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए वजह से स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर इज गिवन बाय ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी = AB cos थीटा बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए डॉट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट से डिनोट करवाते हैं बिटवीन 2 वेक्टर्स ही, यानी कि वेक्टर और वेक्टर बी के दरमियान हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने डॉट से डिनोट करवाया है, इसी वजह से स्केलर प्रोडक्ट जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो और जो दूसरा हमारे पास पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि वाई वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी भी यही वजह है कि हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है उनके दरमियान जो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसको क्रॉस से डिनोट करवाते हैं, इस वजह से हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है। और वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास AB साइन थीटा में n यूनिट वेक्टर भी आता है, क्योंकि ये n यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताता है, यानी कि जिस प्लेन पर वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो लाई करते हैं, तो जो n यूनिट वेक्टर होता है वो उस प्लेन की डायरेक्शन बताता है, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो जो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बनाते हैं, इज गिवन बाय वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B = AB साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। तो
वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी, हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, जिसमें ए बी साइन थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है मैग्नीट्यूड होता है, और एन यूनिट वेक्टर उस प्लेन की डायरेक्शन होती है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हम लोग इसको सिर्फ सिंपली यही कहेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहलाता है कि हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करवाते हैं, वेयर एन इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि हमारे पास वो प्लेन जिसमें ए और बी मुश्तमिल होता है, एन यूनिट वेक्टर जो है वो उस प्लेन के नॉर्मल होता है। बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से डिनोट करवाते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स या दो वेक्टर्स के दरमियान, सो इट इज़ नाउन एज क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए वजह से हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पढ़ाना है और ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 से, और इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स के लिए, वो है हमारे पास स्टेट व्हेन स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी कि पॉजिटिव, जीरो एंड मिनिमम यानी कि नेगेटिव। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, यानी कि पॉजिटिव कब होता है, जीरो कब होता है, और मिनिमम यानी कि नेगेटिव कब होता है। तो ये तीन सिचुएशंस है, ये तीन कंडीशंस कह लें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की, कि मैक्सिमम, जीरो एंड मिनिमम, या पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग देखेंगे जब स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कब होता है, तब होता है जब हमारे पास ये जो थीटा होता है वो ज़ीरो की इक्वल होता है। मिनिमम जो है वो तब होता है हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होता है, और जीरो तब होता है जब थीटा जो है 90 डिग्री की इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, अगर वो एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर इज गिवन बाय, यानी कि हमारे पास ये वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान में ये जो डॉट है ये शो करवा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट लिया है, और ये हमारे पास ए बी कोस थीटा की इक्वल है। तो जब हमारे पास जो थीटा है वो ज़ीरो की इक्वल होगा, थीटा हमारे पास जो है वो, ये थीटा हमारे पास ज़ीरो की इक्वल होगा, जब थीटा हमारे पास जो है वो ज़ीरो की इक्वल आ गया, थीटा हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह जब ये ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कोस 0 डिग्री आ जाएगा, और कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 की इक्वल है। तो हमारे पास ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, कोस 0 डिग्री आ जाएगा, कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 की इक्वल है, तो हम लोग कोस 0 डिग्री की जगह जब हम लोग 1 लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो दो वेक्टर्स ए और वेक्टर बी है उनका हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट लिया, जो वो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस भी एक्सप्रेशन में हम लोग हमारे पास कोस थीटा या साइन थीटा आ जाए और उस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मैक्सिमम तब होगी जब कोस थीटा या साइन थीटा हमारे पास 1 की इक्वल होंगे, और मिनिमम तब होगी जब कोस थीटा और साइन थीटा हमारे पास 1 की इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि हमारे पास कोस 0 डिग्री जो है 1 की इक्वल आ गया। तो इस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू प्रोडक्ट्स, स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू प्रोडक्ट्स यानी कि सॉरी व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री की इक्वल आ गया। तो हम लोगों ने लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90 डिग्री, क्योंकि कोस थीटा था हमारे पास, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने 90 डिग्री पुट की, तो कोस 90 जो होता है हमारे पास 0 की इक्वल होता है। तो एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आगे 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री थी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यहाँ पर कोस 90 डिग्री की जगह जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट था हमारे पास वो 0 आ गया। तो हमारे पास 0 तब होता है, दिस स्केलर प्रोडक्ट इज 0 तब होता है व्हेन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हों। अब हम देखते हैं कि जो
स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो मिनिमम कब होता है? क्योंकि हम लोग ने मैक्सिमम और जीरो वाली सिचुएशंस तो पढ़ लिया। मिनिमम कब होगा? जब थीटा जो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा और हमारे पास फिर जो कोस 180 जो है वो -1 के इक्वल होगी। यानी कि हमारे पास मैंने थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू आ गई हमारे पास -1 आ गई, तो हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज नेगेटिव यानी कि मिनिमम व्हेन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जब दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा। से ही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे उठा के लिख दी है कि दिस स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से बनता है और एग्जाम्स में बहुत आता है। और आप लोगों ने इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना, बल्कि इनके ऊपर फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना। ऐसा ना हो आप लोग इग्नोर कर दें, फिर जब पेपर्स में ये क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप कहेंगे काश मैंने पढ़ लिया होता। तो स्टेट व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट इज नेगेटिव 0 एंड मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर प्रोडक्ट का यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का वो 0 कब होता है और मैक्सिमम कब होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, यानी कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उनका वो आएगा वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये जो एन यूनिट वेक्टर है वो इन वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन बता रहा है और ये ए बी साइन थीटा जो है इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऐसे साइड्स पे लाइन लगाएंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एन यूनिट वेक्टर का हम लोग यहाँ पर इस दफ़ा साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि एन यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी का जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास ए बी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर उस प्लेन का नॉर्मल होता है, यानी कि उस प्लेन की डायरेक्शन बता रहा होता है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो लाई कर रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन एन यूनिट वेक्टर इज अ normal to the plane containing a and b, vector a and b when theta is equal to 0 डिग्री। देन तो हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b का जब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास ए बी साइन 0 आया क्योंकि थीटा को हम लोगों ने 0 पुट किया। तो ए बी साइन 0 जो है हमारे पास उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 की इक्वल होती है। तो ये हमारे पास ए बी जो है वो 0 हो जाएगा। ए बी जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर प्रोडक्ट का वो 0 तब होता है व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। हमारे पास जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। पैरेलल तब होते हैं जब थीटा जो है वो 0 के इक्वल हो और एंटी पैरेलल तब होते हैं जब थीटा 180 डिग्री की इक्वल हो टू ईच अदर। और लेकिन जब थीटा 90 डिग्री की इक्वल हो यानी कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तब हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो मैक्सिमम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोगों ने जब मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास ए बी साइन 90 डिग्री की इक्वल आ गया। तो साइन 90 डिग्री जो है होता है हमारे पास 1 की इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 की इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर ए बी साइन 90 डिग्री की जगह जो उसकी वैल्यू है 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ए बी इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी जो है हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा दो वेक्टर्स प्रोडक्ट का वो मैक्सिमम तब होगा जब वहाँ पर व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। चैप्टर नंबर 2 के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले हमारे पास है 2.1 डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट व्हेन राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 और 4 में अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन, फिर उनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मैंने पढ़ाई हुई हैं। फिर जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डिस्कस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने यानी कि दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है और उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स नहीं पढ़े या आप पढ़ना चाहते हैं आपको
तो आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 देखें इस चैप्टर नंबर 2 का। तो तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है ड्राइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से वो लेक्चर नंबर 8 में है। दूसरी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी जो डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से वो लेक्चर नंबर 10 में है। जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी जो डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से वो लेक्चर नंबर 12 में है। तो चौथा हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप लोग वो लेक्चर सुन सकते हैं। पांचवा हमारे पास क्वेश्चन है ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने ड्राइव करना है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको लेक्चर नंबर 15 में पढ़ाया हुआ है। हाइट अटेन्ड वो भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में पढ़ा हुआ है। रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल वो भी लेक्चर नंबर 16 में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग इन 15 और 16 लेक्चर्स को देख लें तो आपको हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो अच्छे से ड्राइव करना सीख जाएंगे। तो छठा हमारे पास क्वेश्चन एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की जो एक्सप्लेनेशन है वन डायमेंशन में, और शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल्स। तो ये हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 23 में आपको ये क्वेश्चन जो है वो जब आप लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 23 जो है आप लोग देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सातवां जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशंस में जो इलास्टिक कोलिजन है उसको एक्सप्लेन करना है। वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 26 में पढ़ा है। कल हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन होती है 2 डायमेंशंस में वो क्या होती है। और आठवां जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 27 एंड में इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में पढ़ा है, और 25 में इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन पढ़ा है, और 27 में हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में पढ़ा है। तो आप लोगों ने अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझने हैं तो ये सारे के सारे हम लोगों ने थ्योरी में पहले ही पढ़ लिए हैं, वो उनके आप ये वाले लेक्चर्स नंबर्स देख सकते हैं और आप लोग इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे ना लगे तो ना लाइक करें, अगर लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।